शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर एक क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर को इन वीडियो लेक्चर्स में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी साइंस की बुक में से पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 है। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये टिश्यू होता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ टिश्यू। देखो, आपको ये तो पता है ना कि जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब सेल्स का जो ग्रुप होता है ना उसी को टिश्यू बोला जाता है। सेल्स का ग्रुप जिसके अंदर जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है और वो सब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते होते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो सब मिलकर कलेक्टिवली एक स्पेसिफिक फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ऐसे सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। अगर आपने टिश्यू को डिफाइन करना है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है और वो सब मिलकर अपने स्पेसिफिक फंक्शन को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर होना चाहिए और वो सब मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। देखो, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। स्टार्टिंग सेल से होती है। हमारी बॉडी के अंदर ना 200 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। हमारी आंखों के जो सेल्स हैं और हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं वो एक जैसे थोड़ी होते हैं। आंखों के सेल्स डिफरेंट होते हैं, उनका रोल अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है। हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं वो अलग हैं, लीवर के सेल्स अलग होते हैं, किडनी के जो सेल्स हैं वो अलग होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ना 200 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज बोलते हैं और हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। चलो, टिश्यू के बारे में तो पूरे के पूरे चैप्टर में ही हमने डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो आधा चैप्टर है वो प्लांट टिश्यू के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो एनिमल टिश्यू के ऊपर बेस्ड है। सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ना 78 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन का जो काम है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं। लंग्स का काम होता है जब आप सांस लेते हो ना, ब्रीद इन करते हो, तो सारी की सारी एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। लंग्स का काम होता है उस एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेना, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है, बाकी सारी गैसेस जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो बाहर आ जाती हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है। लीवर एक स्पेशल तरह का ना लिक्विड बनाता है, उस लिक्विड को बोलते हैं बाइल जूस। उसकी वजह से जो आप खाना खाते हो ना वो खाना डाइजेस्ट हो पाता है। आप खाना खाओगे, वो खाना आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। फूड को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस के अंदर लीवर का एक स्पेशल रोल होता है। लीवर एक स्पेशल लिक्विड बनाता है, उस लिक्विड का नाम होता है बाइल जूस। उस लिक्विड की वजह से वो लिक्विड जब हमारे फूड के साथ मिक्स होता है तो हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी के अंदर उस फूड की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं। किडनीज का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। जो ब्लड है ना, किडनीज लगातार 24 घंटे ब्लड को ना छानती रहती होती है, तो ब्लड को वो प्यूरिफाई करती रहती होती है, उसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती होती है।
तो जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है ना ऑर्गन्स के। अब देखो किडनीज का रोल अलग है, लीवर का काम अलग है, लंग्स का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है, ब्रेन का काम अलग होता है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर 78 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारी बॉडी के अंदर ना 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे ऑर्गन्स आएंगे जो कलेक्टिवली फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, वो रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर पूरे तरीके से एफिशिएंटली वर्क करते होते हैं। रेस्पिरेशन क्लास 10th के सिलेबस के अंदर है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो यहां तक पहुंच गए ना। सेल्स से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये वाले भाई साहब बन जाते होते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि टिश्यू क्या होता है। सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो सब कलेक्टिवली मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। और इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यू को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट सेलुलर लेवल हाउ आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा के अंदर कोई अपर लिमिट नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और जिंदा रहने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस को कैरी आउट करना ज़रूरी है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करना ज़रूरी है, वो सारी की सारी प्रोसेसेस, वो सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज़ उसी सेल के अंदर ही चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, खाना खाना और वो खाने को फिर अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना। आप खाना खाओगे और उसके बाद वो वाला जो फूड है पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। ये कलेक्टिवली न्यूट्रिशन के अंदर आता है। जिंदा रहने के लिए सांस लेना भी ज़रूरी है। सांस लेना और फिर जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी ना, वो फिर फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी पैदा करती होती है। उस ऑक्सीजन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है। वो सारा कुछ रेस्पिरेशन के अंदर आता है। सिर्फ सांस लेना, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, वो रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन तो काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है। ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, वो रेस्पिरेशन की बड़ी प्रोसेस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी में से रिमूव करना। तो ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। अब अमीबा के पास सिर्फ एक ही सेल होता है, तो इसी सेल के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसके अंदर प्लांट्स भी आएंगे और सारी तरह के एनिमल्स भी आएंगे, तो उनके अंदर ये सारी की सारी और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही सेल के अंदर सारा काम नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और उसी सेल के अंदर सारी की सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और वही सेल के अंदर सारे के सारे बेसिक फंक्शंस चल रहे होते हैं। बेसिक फंक्शंस के अंदर वो सारी केमिकल एक्टिविटीज आएंगी, वो सारी प्रोसेसेस आएंगी जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा अ सिंगल सेल
कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये देखो यहाँ पे ना हमने अमीबा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अमीबा की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, उसी सेल की वजह से उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। अमीबा फूड को देखता है, फिर धीरे धीरे फूड की तरफ ना मूव करना शुरू कर देता होता है। इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, फूड को उस सेल के अंदर एनकैप्सुलेट करना, और रेस्पिरेटरी गैसेज मतलब ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेके जाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे सेल से बाहर थ्रो करना। ये सारा काम भी उसी सेल के अंदर हो रहा होता है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन और एक्सक्रीशन भी उसी सेल के अंदर ही चल रहा होता है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन ना वो होती है जब ऑक्सीजन से सेल के अंदर एनर्जी पैदा होती है। तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्लास 10th के सिलेबस के अंदर है, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन तो आपको पता ही है, जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से बाहर थ्रो कर देना। तो ये सारे के सारे बेसिक फंक्शंस उस एक ही सेल के अंदर ही चल रहे होते हैं। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप ऐसे लिखोगे, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक ही सेल को सारा का सारा काम नहीं करना होता। जो एक सेल है वो सिर्फ अपना ही रोल प्ले करता है। अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ना डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप ऐसे लिखोगे, 3 एग्जाम्पल देने आपने ना। फर्स्ट है मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स है ना, मसल के जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। उसी की वजह से हम अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव कर सकते होते हैं। जब भी आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या फिर रिलैक्स हो रहे होंगे। रिलैक्स होने का मतलब एक्सपैंड हो रहे होंगे। नेक्स्ट है नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में ऐसे पीछे से ना वायर्स निकल रही हैं, और वो वाली वायर्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। अब समझाने के लिए मैं वायर्स बोल देता हूँ, वैसे उन्हें नर्व्स बोला जाता है। हमारे ब्रेन में से काफ़ी सारी नर्व्स निकल रही हैं और वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता होता है। आप जब चाहो अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हो ना, तो वो सिग्नल्स ब्रेन से ही आते हैं। ब्रेन से जो वायर्स निकल रही है ना, जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, उन्हें नर्व्स बोला जाता है। और वो वाली जो नर्व्स हैं वो नर्व सेल से मिलकर बनी होती है, और नर्व सेल्स के थ्रू ही हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को मैसेजेस भेज सकता होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स को ऑल अदर सेल्स। ब्लड का काम ना ट्रांसपोर्टेशन का होता है। आप खाना खाओगे, खाना आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्टिव फूड को ब्लड ही बॉडी के हर सेल तक पहुंचा के आता होता है। आप सांस लोगे, आपकी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, फिर ब्लड ही उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचा के आता होता है। तो बॉडी के हर सेल को कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो ब्लड का होता है। और जो हमारा हार्ट है वो लगातार बीट करता रहता होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लगातार सर्कुलेट होता रहता होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे जिसके अंदर हमने बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जैसे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाने के लिए ब्लड है। हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन से अगर कोई सिग्नल भेजना है तो उसके लिए नर्व्स प्रेजेंट है, जो कि नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए मसल सेल्स हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उसी की वजह से ही मूवमेंट होती है। तो ये हमने एनिमल्स के बारे में बताया। उसके बाद प्लांट्स के बारे में आप ऐसे लिखोगे, इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ना वैस्कुलर टिश्यू होता है, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। इसके अंदर 2 आते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, उसकी वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट और फूड की मूवमेंट होती है। अब वाटर की मूवमेंट और फूड की मूवमेंट के बारे में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो वाटर है ना, उसकी मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इन भाई साहब को देख रहे हो, ये भाई साहब इस प्लांट को रोज पानी देते हैं। तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती होती हैं।
फिर जो वाटर है वैसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमेशा मूव करेगा। वाटर प्लांट की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता होता है। और वाटर की मूवमेंट के लिए प्लांट की बॉडी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है ना, उसे जाइलम टिश्यू बोलते हैं, जो कि वेस्कुलर टिश्यू का हिस्सा होता है। अभी जो लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो लीव्स होते हैं, इनके अंदर प्लांट्स का ना खाना बनता होता है। और जो फूड है ना, फूड की मूवमेंट सारी डायरेक्शंस में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी। प्लांट की बॉडी के अंदर फूड कहाँ पे बनता होता है? ये जो पत्ते होते हैं ना, यहाँ पे पत्तों के जो नीचे वाली लेयर होती है ना, वहां पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर प्लांट्स का फूड बनता होता है। अब जो फूड है वो यहाँ पे लीव्स में बन रहा है, लेकिन फूड तो प्लांट की बॉडी में जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबको चाहिए ना। देखो जो रूट्स हैं वो नीचे हैं, उनको भी तो फूड चाहिए, वहां पे जो लिविंग सेल्स हैं उन्हें भी तो फूड चाहिए। ये बीच में जो स्टेम है, स्टेम के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें भी तो फूड चाहिए। तो फूड की जो मूवमेंट है वो सारी की सारी डायरेक्शंस के अंदर होती है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, सारी डायरेक्शंस के अंदर फूड की मूवमेंट होती है। और फूड को प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूव करवाने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे फ्लोएम टिश्यू बोलते होते हैं। वो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? प्लांट्स की बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। जो जाइलम है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर को मूव करवाने का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड को मूव करवाने का काम करता होता है। जो वाटर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा वो प्लांट्स की बॉडी में, लेकिन जो फूड है वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता होता है। प्लांट्स की बॉडी में जितने भी लिविंग सेल्स हैं, हर एक लिविंग सेल तक फूड फ्लोएम के थ्रू ही पहुंचता होता है। क्लियर हुआ? तो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग तरह के स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है, उसी के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज? अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या ये एक ही तरह के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर है नो। जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो पहले ना आप डायग्राम से समझो। जो प्लांट्स है ना, उन्हें मूव नहीं करना होता। जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पर ही रहते होते हैं, दे आर स्टेशनरी। अब प्लांट्स को तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी सहना पड़ता होता है। देखो अगर बारिश आएगी, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तो ये सारे के सारे एनिमल्स तो अपने घर के अंदर भाग जाएंगे, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो वहीं पे रहेंगे ना। अब ये वाले भाई साहब इस पेड़ को उठा के अपने घर के अंदर थोड़ी ले जाएंगे। तो जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, उनको सिर्फ अपनी बॉडी को सपोर्ट करना होता है। इसी रीजन की वजह से ना जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर 50% सेल्स तो डेड सेल्स होते हैं, और बाकी के जो 50% सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। प्लांट्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, तो उन्हें अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे सेल्स की ज़रूरत होती है, और डेड सेल्स भी सपोर्ट करने का काम अच्छे से कर सकते होते हैं। और ख़ास बात यह है कि डेड सेल्स की मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। इसी रीज़न की वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर ना काफ़ी सारे डेड सेल्स, मतलब डेड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट्स के इस बड़े से स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम करते होते हैं। एनिमल्स स्टेशनरी नहीं होते। देखो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, ये वाली बात आपको पता है ना। ये वाले भाई साहब को देख रहे हो कितना उछल रहे हैं, ये वाले भाई साहब भी एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते होते हैं। तो जो एनिमल्स हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार मूव करना होता है ना, उसकी वजह से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और एनिमल्स की बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स ज़्यादा होते हैं। 99% लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1% डेड सेल्स होते हैं। आपके नाखून है ना, नाखूनों को काटो तो पेन नहीं होता ना, क्योंकि वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे बाल होते हैं उनको भी काटो तो पेन नहीं होता ना, क्योंकि वो भी डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट्स की बॉडी के अंदर 50% सेल्स अप्रॉक्सीमेटली डेड सेल्स होते हैं, वो प्लांट्स की इस बड़ी सी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते होते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स की बॉडी के अंदर
ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, 99% सेल्स लिविंग होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 1% सेल्स ही ऐसे होते हैं जो कि गेट सेल्स होते हैं। एक और बात है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ हर जगह पे नहीं होती। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स होती हैं जहां पे प्लांट की बॉडी में ग्रोथ होती है, और उन रीजन्स के अंदर जो ग्रोथ है ना वो लगातार चलती रहती होती है थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ ही हिस्सों के अंदर ग्रोथ होगी। एनिमल्स की बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, मतलब सारी की सारी बॉडी पार्ट्स ही यूनिफॉर्मली धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ एक पैर इंक्रीज होगा फिर एक हाथ इंक्रीज होगा, ऐसा थोड़ी होता है। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, मतलब कलेक्टिवली पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ही ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी रीजन्स में ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर हुआ? तो प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी काफी ज्यादा डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, इसी वजह से वो अलग अलग तरह के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, पहले तो बता देना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे ना कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तो हमने क्लियरली बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स और एनिमल्स वो अलग अलग तरह के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद फिर आप ये लिखोगे, पहले प्लांट्स के बारे में बताते हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे डोंट मूव। जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रहते होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट बॉडी आर सपोर्टिव एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं ना, 50% जो टिश्यूज होते हैं वो तो सिर्फ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही काम करते होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही काम करते होते हैं। These supportive tissues are dead tissues. Dead cells or tissues can provide support and need no maintenance. प्लांट्स की बॉडी के अंदर ये वाले जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये डेड होते हैं, क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो सपोर्ट करने का काम कर सकते होते हैं। एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी, दे मूव, they consume more energy as compared to plants. Most tissue in animal body are living. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते। आप अपने दोस्त को ही देख लो, क्या वो एक जगह पे टिक के बैठ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उनकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना वो ज़्यादा होती है। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स की बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे आते हैं। इसके बाद फिर आप ये लिखोगे, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ना हम ऐसे सेपरेट एरियाज को मार्क कर सकते हैं जहां पे ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट है और जहां पे ग्रोइंग सेल्स नहीं प्रेजेंट है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ही ऐसी रीजन्स होती हैं जहां पे ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वहां पर ही प्लांट्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है और वहां पे प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ ना थ्रू आउट देयर लाइफ चलती होती है। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, दे आर कॉल्ड ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी रीजन्स होती हैं जहां पे ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रोइंग टिश्यू के सेल्स है ना वो लगातार डिवाइड होते हैं और नए नए सेल्स बनाते रहते होते हैं। जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर ही बनते होते हैं। जो सेल है वो डिवाइड होगा, उसी की वजह से नया सेल बनेगा, फिर जब वो डिवाइड होगा तो उससे और नया सेल पैदा होगा। तो जो नए सेल्स हैं वो कैसे पैदा होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से ही वो पैदा होते हैं। और ये वाले जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं ना प्लांट्स की बॉडी के अंदर, इसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ग्रोइंग टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसी को मेरिस्टम भी बोलते हैं। इन एनिमल्स सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर आप ऐसे रीजन्स को ना अलग अलग नहीं कर सकते कि यहाँ पे ग्रोइंग सेल्स है, यहाँ पे ग्रोइंग सेल्स नहीं है। ऐसे आप एनिमल्स की बॉडी के अंदर अलग अलग रीजन्स को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर बड़े आराम से हम क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोइंग सेल्स हैं और यहाँ पे ग्रोइंग सेल्स नहीं है।
क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट्स आपने लिख के आने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 6.1। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.1 है ना, उसे डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने ना 2 ग्लास जार्स लेने हैं, उसके बाद उसके अंदर पानी भर देना है। उसके बाद आपने 2 अनियन बल्ब्स लेने हैं और उन्हें उल्टा करके इन दोनों ग्लास जार्स के अंदर रख देना है। 2 प्याज लेने हैं, उन्हें उल्टा करके ऐसे इन दोनों ग्लास जार्स के अंदर रख देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये वाले जो रूट्स है ना, जो यहाँ पे उल्टा करके रखा है ना आपने अनियन बल्ब्स को, तो ये वाले जो रूट्स हैं ये पानी के अंदर थोड़ा सा डूबी हुई होनी चाहिए। मतलब पानी के अंदर पूरा का पूरा नहीं डुबो देना, पानी के लेवल को इतना रखना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने ये वाले जो रूट्स है ना, इनकी लेंथ को नोट करना है। जैसे एक दिन आपने ये वाले 2 ग्लास जार्स लिए, उनके अंदर पानी भरा और प्याज के 2 पीसेस को, मतलब अनियन बल्ब्स को ऐसे उल्टा करके उन दोनों के अंदर रख दिया। अगले दिन सुबह जब आप उठोगे, आपने इनके रूट्स को नोटिस करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही जो रूट्स है ना, उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अगले दिन फिर से आप सुबह उठ के नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही ये जो रूट्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है। थर्ड डे सुबह उठने के बाद फिर से आप ये नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही ये रूट्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो दोनों जार्स में ही स्टार्टिंग में रूट्स की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। फिर आपने क्या करना है, जो 4th डे होगा ना, तब आपने ये जो जार नंबर 2 है ना, यहाँ से आपने इस अनियन बल्ब को बाहर निकालना है और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको आपने कट कर देना है, कट करके रिमूव कर देना है। ये जहाँ से रूट्स ग्रो कर रही थी ना, वो वाला पोर्शन आपने कट करके रिमूव कर दिया। फिर वापस इस अनियन बल्ब को यहाँ पे ग्लास जार के अंदर दोबारा से रख दिया। पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं किया। जो सेकंड जार के अंदर ये वाला अनियन बल्ब था ना, इसको आपने बाहर निकाला। इसकी जो टिप्स थी ना, यहाँ जहाँ से रूट्स ग्रो कर रही थी, वो वाला पोर्शन आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने इसको वापस यहाँ पे रख दिया। अब अगले दिन जब आप सुबह उठोगे, फिर आप ये नोटिस करोगे कि जार नंबर 1 के अंदर तो रूट्स अभी भी ग्रो कर रही हैं, उनकी लेंथ और इंक्रीज हो रही है। लेकिन सेकंड जार के अंदर 0 ग्रोथ है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। उससे नेक्स्ट डे फिर जब आप सुबह उठोगे, फिर आप दोबारा से ये नोटिस करोगे कि फर्स्ट जार के अंदर तो रूट्स और ज़्यादा इंक्रीज हुई पड़ी हैं। मतलब यहाँ पे तो अभी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन सेकंड जार के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि वो तो वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोइंग टिश्यू है ना, वो हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की बॉडी ओवरऑल यूनिफॉर्म ग्रोथ करती होती है, हर जगह पे ग्रोथ होती है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रीजन्स में ग्रोथ होती है जहां पर ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ग्रोइंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता होता है। ये प्लांट्स की जो टिप्स होती है ना, जो ऊपर वाली जगह होती है, ये तो उल्टा करके रखा हुआ है ना, तो ये टिप है, यहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ग्रोइंग टिश्यू फर्स्ट वाले जार के अंदर तो प्रेजेंट था, तभी यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। लेकिन सेकंड वाले जार में से आपने ग्रोइंग टिश्यू को ही कट करके रिमूव कर दिया। क्योंकि आपने ग्रोइंग टिश्यू को कट करके रिमूव कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ होनी बंद हो गई। समझ आया? आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आंसर में ऐसे लिखोगे, स्टेप नंबर 1, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। सबसे पहले आपने 2 कांच के ग्लास जार्स लेने हैं और उनको पानी से ऐसे ऊपर तक भर देना है। टेक 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। उसके बाद आपने 2 अनियन बल्ब्स लेने हैं, 2 प्याज के पीसेस को लेना है और ऐसे उन्हें उल्टा करके यहाँ पे ग्लास जार्स के ऊपर रख देना है। ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। उसके बाद आपने ना इनके जो रूट्स हैं, रूट्स की जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही है, 3-4 दिन के लिए आपने ये ऑब्जर्व करना है। तो पहले 3 दिन के अंदर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रोज दोनों के अंदर ही ग्रोथ हो रही है। जो रूट्स हैं वो फर्स्ट जार के अंदर भी और सेकंड जार के अंदर भी, दोनों के अंदर वो ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आप ये लिखोगे, ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑन द अनियन बल्ब इन जार 2। डे 4 पे, 4th डे पे आपने ये जो सेकंड जार था ना, इसमें से अनियन बल्ब को बाहर निकाला, इस प्याज के पीस को बाहर निकाला
और इसके जो रूट्स के ना यहाँ पे जो टिप्स हैं वो आपने कट कर दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर डीप कट करके वो वाला सारा पोर्शन ही आपने निकाल दिया। जब आप ये टिप यहाँ से कट करके निकाल दोगे तो जो ग्रोइंग टिश्यू था जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ग्रोइंग टिश्यू को ही आपने रिमूव कर दिया। उसी की वजह से अब इसके अंदर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। जार नंबर 1 के अंदर तो ग्रोइंग टिश्यू अभी भी प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने कुछ नहीं किया था, तो यहां पे ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन डे 4 के बाद यहां पे सेकंड जार के अंदर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जो ग्रोइंग टिश्यू था जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, हमने कट करके उसी को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, नाउ ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ जार्स। बस ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। वी विल ऑब्जर्व ग्रोथ इन जार 1 बट ग्रोथ ऑफ रूट्स विल स्टॉप इन जार 2। ये होगा, जो ग्रोथ है वो फर्स्ट वाले जार के अंदर तो होती रहेगी, लेकिन सेकंड जार के अंदर जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। अब क्यों बंद हो जाएगी उसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखोगे, ग्रोथ इन प्लांट्स अकर्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती, एनिमल्स की बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। एनिमल्स की बॉडी चारों तरफ से ग्रो करती है, हर जगह से ग्रो करती है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर ही होती है। दीज रीजन्स कंटेन ग्रोइंग टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसी रीजन्स होती हैं जहां पर ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। When the root tips are cut off, the growing tissue is removed. सेकंड वाले जार के अंदर जब आपने रूट टिप्स को कट कर दिया था, यहां से इस वाले पोर्शन से वो कट करके पीस बाहर निकाल दिया था, तो आपने ग्रोइंग टिश्यू को ही रिमूव कर दिया था। ग्रोइंग टिश्यू को रिमूव करने की वजह से ही ग्रोथ बंद हो गई थी। एज ए रिजल्ट ग्रोथ ऑफ रूट इज स्टॉप्ड। तो ग्रोइंग टिश्यू हमने रिमूव कर दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो रूट्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफाई प्लांट टिश्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करो। देखो, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर अगर हम प्लांट टिश्यू को कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो हम 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आएगा परमानेंट टिश्यू। स्टार्टिंग में प्लांट्स की बॉडी के अंदर जितने भी नए सेल्स पैदा होते हैं ना, वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो सेल्स ग्रो कर जाते हैं तो उनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट होती है, और मैच्योर होने के बाद वो परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार जब सेल्स परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गए, फिर वो अपना स्पेसिफिक रोल ही प्ले करेंगे, फिर वो डिवाइड होके और नए सेल्स पैदा नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में प्लांट्स की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही सेल्स होते हैं, और स्टार्टिंग में वो सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेल्स का धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार जब सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, फिर वो प्लांट की बॉडी के अंदर अपना एक स्पेसिफिक रोल ही प्ले करते हैं, फिर वो अपने रोल को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके स्कूल में जो क्लास 9th है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बोलेंगे ना कि दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, लेकिन अभी तो वो सारे एक जैसे ही हैं, क्लास 9th के ही बच्चे हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो सोसाइटी के अंदर अलग अलग रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगे ना। कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो डॉक्टर्स बन जाएंगे, कुछ इंजीनियर्स बन जाएंगे, कुछ लॉयर्स बन जाएंगे, कुछ पुलिस में चले जाएंगे, कुछ जज बन जाएंगे, कुछ अपना बिजनेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे सारे स्टूडेंट्स एक जैसे ही होते हैं, वैसे प्लांट्स की बॉडी में स्टार्टिंग में जितने भी सेल्स पैदा होते हैं वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही बिलोंग करते होते हैं। शुरुआत में वो सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका नेचर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली वो परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते होते हैं। एक बार जब सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, फिर वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी मतलब डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देते होते हैं। परमानेंट टिश्यू के सेल्स नए सेल्स पैदा नहीं कर सकते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स ही प्लांट्स की बॉडी के अंदर और नए नए सेल्स पैदा कर सकते होते हैं। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी
प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो प्लांट टिश्यू को इन दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, और इसको मेरिस्टम भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू या मेरिस्टम एक ही बात है। और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज मेरिस्टम। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये मेरिस्टम क्या होता है। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मेरिस्टम, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मेरिस्टम प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक टिश्यू होता है। मेरिस्टम को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू भी बोला जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम या ग्रोइंग टिश्यू एक ही बात है। और ये होता क्या है? प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, इसी को मेरिस्टम बोलते हैं। तो मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। मेरिस्टम क्या है? मेरिस्टम एक तरह का टिश्यू है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और मेरिस्टम को ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं। सेल्स इन मेरिस्टम आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये मेरिस्टम के अंदर जो सेल्स है ना, मेरिस्टम बोलो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो, एक ही बात है। तो मेरिस्टम इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके और ज़्यादा नए सेल्स को पैदा कर सकते होते हैं, यही इनकी खास बात होती है। सेल्स इन मेरिस्टम आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके नए नए सेल्स को पैदा कर सकते होते हैं। इनिशियली ऑल सेल्स आर सिमिलर, बट आफ्टर सम टाइम दे ग्रो एंड डेवलप इनटू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मेरिस्टम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके जब नए नए सेल्स बनाएंगे तो शुरुआत में वो सारे के सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ग्रो होके दूसरी तरह के टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल डिवीजन कर सकते होते हैं। सेल डिवीजन की प्रोसेस की वजह से और ज़्यादा नए सेल्स पैदा कर सकते होते हैं। जो नए सेल्स पैदा होते हैं वो शुरुआत में तो सारे एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ग्रो होके अलग अलग तरह के टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज सेल्स continue to divide until they get differentiated and lose the ability to divide. मेरिस्टम के जो सेल्स हैं वो लगातार they continue to divide, वो लगातार डिवाइड हो के नए नए सेल्स पैदा करते रहते होते हैं जब तक कि वो डिफ्रेंशिएटेड होके एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाते। देखो, बायो के अंदर डिफ्रेंशिएट होने का मतलब अलग होता है और फिजिक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट का मतलब अलग होता है। चलो, बायो के अंदर डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में सेल्स एक जैसे होते हैं ना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके नेचर और करैक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो मैच्योर होने के बाद अलग अलग तरह के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को ही परफॉर्म कर सकते होते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएट होने का मतलब है कि सेल मैच्योर होके एक स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या है कि देखो, शुरुआत में सारे सेल्स एक जैसे थे, अब लिखा हुआ है ना कि सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जब सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाए ना, फिर वो और डिवाइड होके नया सेल पैदा नहीं कर सकते। डिफ्रेंशिएट हो जाने का मतलब है कि सेल मैच्योर होके एक स्पेसिफिक टिश्यू या एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जब ऐसा हो जाएगा फिर वो और ज़्यादा डिवाइड होके और नए सेल्स को पैदा नहीं कर सकते। फिजिक्स में जब डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया जाता होता है ना, तो उसका मतलब अलग होता है। फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन तब यूज़ करते होते हैं तब जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड होती हैं और एक के अंदर चेंज करने से दूसरे के अंदर फ़र्क पड़ता होता है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने 2 व्हीलर चलाया है या आपने 4 व्हीलर चलाया है, कार चलाई है कभी, तो कार के अंदर एक्सलरेटर होता है ना। एक्सलरेटर को जब आप प्रेस करते हो तो उससे कार की स्पीड इंक्रीज होती है। तो कितना आप एक्सलरेटर को प्रेस करोगे, वहां पे कितना चेंज करोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि कार की स्पीड कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। या 2 व्हीलर के अंदर कभी आपने स्कूटर चलाया हो तो उसके अंदर थ्रॉटल होता है ना। थ्रॉटल को आप कितने एंगल से टर्न करोगे, जितने ज़्यादा एंगल से टर्न करोगे, यहाँ पे थ्रॉटल में जितना ज़्यादा चेंज करोगे, आपके व्हीकल की स्पीड उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना, एक के अंदर चेंज करने से दूसरे के अंदर फर्क पड़ेगा, तो वो फिजिक्स वाले डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है। और बायो के अंदर डिफ्रेंशिएट होने का मतलब होता है कि सेल मैच्योर होके
एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर या स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। शुरुआत में सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, पर डिफ्रेंशिएट होने के बाद दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड होके और नए सेल्स को पैदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्लासिफाई प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को ना क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू को लेवल 1 पे जब आप कैटेगराइज करोगे ना, तो सबसे पहले वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, जिसमें से पहली को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को जब आप कैटेगराइज करना स्टार्ट करोगे तो लेवल 1 पे 2 कैटेगरीज के अंदर हम प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते होते हैं, जिसमें से पहली कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे ग्रोइंग टिश्यू या मेरिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरी है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे और 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। इनका नाम है एपिकल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम है ना, उसकी वजह से प्लांट्स की जो स्टेम है ना, वो ऊपर की तरफ ग्रो होती है और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो होती है। ये जो एपिकल मेरिस्टम है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर भी टिप्स पे प्रेजेंट होता है, और जो स्टेम होती है ना, उसकी भी टिप्स पे प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है और जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट्स के अंदर जो नोड्स होते हैं और जो इंटरनोड्स होते हैं उनके बेस पे प्रेजेंट होता है। प्लांट की बॉडी के अंदर स्टेम में से अलग अलग जगह से ब्रांचेस निकल रही होती है ना, पेड़ में से, प्लांट की बॉडी में से जिस जगह से ब्रांच निकल रही होती है ना, उस जगह को नोड बोला जाता है, और 2 नोड्स के बीच वाली जो जगह होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो उनके नीचे वाले हिस्से के अंदर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो वाली ब्रांचेस ग्रो करती होती हैं। लेटरल मेरिस्टम की वजह से, लेटरल मेरिस्टम ना अंदर वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर। लेटरल मेरिस्टम की वजह से प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होती है। गिर्थ का मतलब है उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, प्लांट और ज्यादा फूलता जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता होता है। तो ये सारे के सारे ग्रोइंग टिश्यू हैं, ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। इन्हीं की वजह से ही प्लांट्स के अलग अलग रीजन्स के अंदर ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को भी आप अगले स्टेप में 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ये दोनों आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सिर्फ इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जाइलम और फ्लोएम, इनकी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको सारा याद हो जाएगा। जो जाइलम है ना, वो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट, वाटर को मूव करवाने का काम करता होता है, और जो फ्लोएम है वो प्लांट की बॉडी के अंदर फूड को, प्लांट्स के जो पत्ते हैं ना, वो जो खाना बनाएंगे ना, उस मटेरियल को प्लांट की बॉडी के अंदर हर डायरेक्शन में मूव करवाने का जो काम है वो फ्लोएम का होता है। जाइलम के अंदर से वाटर मूव करता है, और याद है ना, प्लांट्स की बॉडी में जो वाटर है वो सिर्फ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता होता है, लेकिन जो फूड है वो सारे डायरेक्शंस में मूव करेगा, क्योंकि प्लांट की बॉडी के हर एक लिविंग सेल को फूड चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, वैसे ये आसान है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के आगे 2 पार्ट्स हैं, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर को मूव करवाएगा, और फ्लोएम क्या करेगा, प्लांट की बॉडी के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसका तो नाम ही सिंपल है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इसके आगे 3 पार्ट्स हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और सिलेरनकाइमा। याद रखना पड़ेगा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और सिलेरनकाइमा, ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इन सब के बारे में ही हमने डिस्कस करना है, तो हमारा मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और परमानेंट टिश्यू के आगे फर्दर 2 कैटेगरीज बनती हैं, पहले है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के आगे 3 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और सिलेरनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो एक एक करके जैसे ही हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो हमारा मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्लांट टिश्यू पूरा हो जाएगा।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके आगे के टॉपिक्स हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, इन सब के स्क्रीनशॉट्स अब आपको देखने को मिल जाएंगे।